बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 6 से ही आज फोर्थ लेक्चर। टॉपिक है एसी थ्रू इंडक्टर। लास्ट हमने एसी थ्रू कैपेसिटर किया था, उसी की ही बहुत सारी चीज़ें रिपीट होंगी। आपको पहले भी कहा था कि एसी थ्रू कैपेसिटर में हो सकता है कि नई चीज़ें होने की वजह से आप लोगों को समझ थोड़ी कम आई हो, लेकिन आज जब रेपिटेशन होगी तो ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो पहले देखें, सर्किट देखें कि ये एक इंडक्टर जिसका कांस्टेंट एन, ये एक हमने अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ अटैच कर दिया। अल्टरनेटिंग पोटेंशियल बी जो प्रोवाइड हो रहा है और इसकी वजह से करंट इस इंडक्टर में फ्लो करेगा। अब आपको पता है कि ये करंट क्या ये कांस्टेंट होगा या चेंजिंग होगा? चेंजिंग होगा, क्योंकि ये जो सोर्स है ये सोर्स अल्टरनेटिंग है, ये अल्टरनेटिंग करंट ही प्रोवाइड करेगा। इस अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन वो भी हमें मालूम, I = I0 sin थीटा, और चाहे तो थीटा की जगह पर ओमेगा टी पुट करते हुए I = I0 sin ओमेगा टी आ गया। इसी करंट का ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू थीटा या करंट का ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, टाइम थीटा जो एंगल है ये भी टाइम पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे टाइम चेंज होगा एंगल चेंज होगा। तो बहरहाल इस करंट का ग्राफ चाहे तो विद रिस्पेक्ट टू टी बना लें, जो पहले 16वें चैप्टर में पहले दिन आप लोगों को समझाया था, या चाहे तो इसी करंट का ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू एंगल बना लें। मैंने विद रिस्पेक्ट टू एंगल बनाया है, थोड़ा ये आसान रहता है, और इसलिए अब ये ग्राफ पहले चेक कर लें। ये ग्राफ पहले देख ले कि वर्टिकल में करंट और हॉरिजॉन्टल में एंगल, तो इसके स्केल बना दिया 0π/2, पाई 3π/2 और 2π, और इसी इक्वेशन की मदद से जब एंगल 0 होगा तो साइन 0 0, करंट 0 हो जाएगा। ये पहला पॉइंट। फिर जब एंगल बढ़ते हुए π/2 तो साइन π/2 +1 होता है, I की वैल्यू +I0 आ जाएगी, ये हमारे पास +I0 एंड सो ऑन। तो ये सारा इस तरह हमें वैल्यूज मिलती चली जाएंगी। इन वैल्यूज को कनेक्ट करके ये ग्राफ आ गया, और हमें पता है कि इसको हम साइन कर्व बोलते होते हैं। जैसे इक्वेशन नजर आ रही थी कि ये साइन ग्राफ बनना चाहिए, यहां पर भी हमें उसी तरह साइन ग्राफ मिल रहा है। ये तो करंट के बारे में बात हो गई। हमने जैसे लास्ट लेक्चर में एसी थ्रू कैपेसिटर या उससे भी पिछले में एसी थ्रू रेजिस्टर में आई और वी के दरमियान चेक करना होता है कि इनके दरमियान फेज क्या है, इन फेज है या आउट ऑफ फेज है। तो अब वही हम चेक करने जा रहे हैं। करंट का तो हमने देख लिया, अब वोल्टेज की बात करने लगे हैं। वोल्टेज पोटेंशियल कौन सा, सोर्स का जो पोटेंशियल है वो भी हमने चेक करना। यहां पर इस इंडक्टर में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा या जो पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिलेगा इंडक्टर में, वो हमें रिक्वायर है। वो क्या होगा उसके लिए देखिए हम पढ़ चुके हैं लास्ट चैप्टर में कि जब करंट इंडक्टर में करंट चेंज हो तो फैराडे के मुताबिक उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, जिसको हमने सेल्फ इंडक्शन कहा था। तो इस तरह अब ये जो करंट है क्या ये कांस्टेंट है या चेंजिंग है? ये चेंजिंग करंट है जो आपको इक्वेशन और ग्राफ में इंडिकेट कर दिया। तो जब चेंजिंग करंट इस इंडक्टर में फ्लो करेगा तो इसी इंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, इसी इंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। अब अगर ये आइडियल है, फॉर एन आइडियल इंडक्टर, फॉर एन आइडियल इंडक्टर, आइडियल इंडक्टर का मतलब ये हुआ कि हम इसकी रेजिस्टेंस 0 ले रहे हैं, तो फिर अब ये जो ईएमएफ इंड्यूस होगा ये ईएमएफ इस अप्लाइड वोल्टेज के इक्वल एंड अपोजिट होगा। बल्कि इसको हम लिख सकते हैं इस तरह कि V -ε। अब लास्ट चैप्टर में जो सेल्फ ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है जिसको एप्सिलॉन से जाहिर किया था,
उसकी इक्वेशन हमने बनाई थी -L डेल्टा I ओवर डेल्टा T। तो इस तरह वोल्टेज या पोटेंशियल जो हमें रिक्वायर है इस इंडक्टर के लिए, उसकी इक्वेशन आ गई V = L डेल्टा I ओवर डेल्टा T। ये पोटेंशियल जो इंडक्टर में है, पोटेंशियल डिफरेंस, उसके लिए इक्वेशन, इसी की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर चेक करना है कि ये जो पोटेंशियल है और ये करंट क्या ये दोनों इन फेज है या आउट ऑफ फेज है। अब ये हम चेक करने जा रहे हैं। अब इस वोल्टेज की वैल्यू कैसे फाइंड करें? दो तरीके, एक तो ये इक्वेशन में चेंजिंग करके फिर उसको फाइंड करें। दूसरा तरीका ग्राफ का, जैसे कल किया था उसी तरीके को रिवाइज करते हैं ताकि आपको कल की बातें क्लियर हो जाए। क्या हमने पढ़ा था कल कि अगर इस तरह कोई एक्स वाई एक्सिस हो, इस एक्स वाई एक्सिस में ये एक लाइन जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बना रही है, अब इस लाइन का स्लोप के लिए बेसिक इक्वेशन हमने क्या बनाई थी? स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन या स्लोप ऑफ ए लाइन, इसके लिए बेसिक इक्वेशन है tan थीटा, और tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ड्रा करते हुए, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रा करके एंगल बना ली, ये अब बेस जिसको हम डेल्टा x बोलेंगे, ये परपेंडिकुलर जिसे डेल्टा y बोलेंगे। तो इस तरह स्लोप की बेसिक इक्वेशन tan थीटा, और यही tan थीटा इक्वल आ रहा है परपेंडिकुलर डेल्टा y ओवर डेल्टा x, जिसे कल मैंने कहा था आप लोगों ने याद रखना है वर्टिकल ओवर हॉरिजॉन्टल। तो इस तरह ये कल जो हमने बात की थी। अब अगर इस XY एक्सिस की बजाय अगर हो VT ग्राफ, वर्टिकल में V, हॉरिजॉन्टल में T, तो अब स्लोप ऑफ VT ग्राफ, बेसिक इक्वेशन तो वही tan थीटा, और अब tan थीटा इक्वल होगा डेल्टा V ओवर डेल्टा T के, और हमें पता है डेल्टा V ओवर डेल्टा T क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है। तो इस तरह बात क्लियर हो गई। VT ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमें एक्सेलरेशन दिया करेगा, और ये फाइंड आउट करेंगे tan थीटा से या डेल्टा V ओवर डेल्टा T से। फिर जैसे कल बात की थी कि अगर हो स्लोप ऑफ QT ग्राफ, तो बेसिक इक्वेशन तो इसकी भी उसी तरह आ गई tan थीटा। अब ये tan थीटा उसी तरह अब ये QT ग्राफ है, अब ये क्या है? QT ग्राफ। तो इसके हॉरिजॉन्टल आ जाएगा डेल्टा T, वर्टिकल आ जाएगा डेल्टा Q, यानी परपेंडिकुलर डेल्टा Q, और बेस आ गया डेल्टा T। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी डेल्टा Q ओवर डेल्टा T, और ये हमें पता है इक्वल होता है करंट के। तो इस तरह अगर QT ग्राफ होगा तो उस QT ग्राफ का स्लोप हमें प्रोवाइड करेगा करंट, और ये स्लोप हम मेजर किया करेंगे tan थीटा से। ये कल हमने किया था। तो हमने पहले QT ग्राफ बनाया था, उसके डिफरेंट पॉइंट्स पर टेंजेंट्स ड्रा किए थे, और उन्हीं टेंजेंट्स का स्लोप हमें करंट दे रहा था। अगर कोई टेंजेंट लाइन या कोई भी लाइन इस तरह सीधी हॉरिजॉन्टल होगी तो उसका स्लोप 0। जैसे जैसे एंगल बढ़ता चला जाएगा स्लोप भी बढ़ता चला जाएगा, और जब लाइन वर्टिकल आ जाएगी 90 के एंगल पर तो स्लोप मैक्सिमम, और अगर QT ग्राफ है तो स्लोप जब मैक्सिमम, इसका मतलब है करंट भी मैक्सिमम। ये कल जो हमने किया था। अब अगर QT ग्राफ की बजाय IT ग्राफ हो, ये अब ब्लू लाइन IT ग्राफ,
तो अब भी हॉरिजॉन्टल तो वही डेल्टा टी आएगा, लेकिन अब वर्टिकल क्या होगा, यानी परपेंडिकुलर क्या होगा, डेल्टा आई होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर क्वांटिटी अब आई है, तो ये लेंथ डेल्टा आई कहलाएगी शुरू 0 से लेकर मैक्सिमम वैल्यू तक। अब इसका स्लोप ऑफ आई टी ग्राफ, बेसिक इक्वेशन देखो बेटा फिर वही आ गई tan थीटा, लेकिन अब वही tan थीटा जो परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी वर्टिकल ओवर हॉरिजॉन्टल, तो अब परपेंडिकुलर है डेल्टा आई और बेस उसी तरह है डेल्टा टी, और जहां से हमें नजर आ रहा है डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के, वही वोल्टेज जो हमें यहां पर रिक्वायर है कि इस इंडक्टर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है या कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी, तो फिर देखें डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी किसके इक्वल, पोटेंशियल डिफरेंस के, जो हमें रिक्वायर है। तो यहां पर भी वही डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी आ रहा है, तो यही डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल के। तो अगर हमें पोटेंशियल फाइंड करना है तो वो कैसे फाइंड करना पड़ेगा, स्लोप के जरिए से। जैसे लास्ट लेक्चर में हमें करंट फाइंड करना था, तो वो हमने फाइंड किया था क्यूटी ग्राफ के स्लोप से, और आज हमें पोटेंशियल चाहिए, तो ये पोटेंशियल जो इंडक्टर में हमें मिलेगा, तो ये पोटेंशियल हम फाइंड करेंगे आईटी ग्राफ के स्लोप से। अब कल की तरह ये भी 3 स्टेप का प्रोसीजर हो गया। कौन कौन से हुए, पहले नंबर पर हम आईटी ग्राफ बनाएंगे, दूसरे नंबर पर आईटी ग्राफ के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर टेंजेंट ड्रा करेंगे, और तीसरे नंबर पर उन्हीं टेंजेंट का स्लोप हमें क्या प्रोवाइड करेगा, पोटेंशियल प्रोवाइड करेगा जो हमें रिक्वायर है। तो ये आज भी वही 3 स्टेप्स का प्रोसीजर। क्या क्या दोबारा सुन लें। पहले नंबर पर हम आईटी ग्राफ बनाएंगे, फिर उनके मुख्तलिफ पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा करेंगे, उन्हीं टेंजेंट का स्लोप हमें पोटेंशियल प्रोवाइड करेगा। तो पहला नंबर अब आईटी ग्राफ, इसी इक्वेशन की मदद से, ये जो इक्वेशन थी I = I0 sin थीटा, जहां थीटा की जगह पर ओमेगा टी लिखते हुए करंट का ग्राफ हमने बना लिया। आप चाहें तो थीटा की जगह पर ओमेगा टी लिख लें। साथ ही साथ ये भी हम कर चुके हैं कि 0 पर टाइम 0 पर 0 ही, और यहां पर जब टाइम t/4 होगा t/2 है, यहां पर टाइम 3t/4, और ये टाइम कैपिटल T कंप्लीट हो गया। तो इस तरह चाहे तो आप स्केल एंगल में ले लिया करें, चाहे तो स्केल टाइम में ले लिया करें, बात एक ही है। मैं एंगल में इसलिए लेता हूं कि आप लोग इसके एंगल के यूज्ड टू होते हैं, पढ़ा होता है आपने 9th स्टैंडर्ड में भी, तो आप लोगों को थोड़ा आसान रहता है। बहरहाल हम ये आईटी ग्राफ बना चुके, जो शुरू में ही आपको इंडिकेट कर दिया था इन्हीं इक्वेशंस की मदद से। तो पोटेंशियल के लिए आपको 3 स्टेप्स बताए थे, उनमें से पहला हो चुका है, हम आईटी ग्राफ बना चुके हैं। अब दूसरा स्टेप था कि इन ग्राफ के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर टेंजेंट ड्रा करेंगे। अब वही टेंजेंट और उन्हीं टेंजेंट का स्लोप हमें पोटेंशियल देगा। अब वही हम काम करने लगे हैं। तो पहले, और अब ये टेंजेंट या पोटेंशियल के लिए ब्लू पॉइंटर है। अब देखिए, पहले इस पॉइंट पर जो टेंजेंट लाइन ड्रा करूं तो ये वर्टिकल आ जाएगी टेंजेंट लाइन। और अभी आपको बताया था कि अगर कोई वर्टिकल लाइन हो तो उसका स्लोप मैक्सिमम, स्लोप मैक्सिमम, तो उसी इक्वेशन की मदद से पोटेंशियल भी मैक्सिमम। तो इस तरह इस 0 पर पोटेंशियल मैक्सिमम ये आ गया। फिर इस पॉइंट पर ये टेंजेंट लाइन, अब ये हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0, तो ये पोटेंशियल भी 0, ये दूसरा पॉइंट आ गया। फिर अब यहां पर डायरेक्शन रिवर्स हो रही है, पहले ये ग्राफ ऊपर जा रहा था, अब ये ग्राफ नीचे आ रहा है।
तो इस पॉइंट पर t/2 टाइम इंटरवल पर जब हम टेंजेंट ड्रा करेंगे तो टेंजेंट दोबारा वर्टिकल, लेकिन इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड। अब जब ये वर्टिकल टेंजेंट लाइन है तो इसकी स्लोप मैक्सिमम, और जब स्लोप मैक्सिमम तो पोटेंशियल भी मैक्सिमम, लेकिन अपवर्ड नहीं बल्कि डाउनवर्ड। ये आ गया जनाब मैक्सिमम पोटेंशियल। फिर दोबारा यहां पर इस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल लाइन, स्लोप जीरो, पोटेंशियल भी जीरो। दोबारा यहां पर वर्टिकल टेंजेंट लाइन, स्लोप मैक्सिमम, पोटेंशियल भी मैक्सिमम। ये ले लीजिए ब्लू पॉइंट हमने लगा दिए। अब इन्हीं को हम कनेक्ट कर दें। ये पहला ले जी, ये जो ब्लू ग्राफ बन गया ये इंडिकेट कर रहा है पोटेंशियल को। ये ब्लू ग्राफ किसको इंडिकेट कर रहा है? पोटेंशियल को। चले, अब जब हमें ग्राफ मिल गया तो अब कंपेयर करना आसान हो गया। किन दो को कंपेयर करना है? I और V को। ख्याल रहे ये जो ब्लैक कर्व थी ये किसके लिए थी? ये करंट के लिए थी। और ये जो ब्लू है ये किसके लिए है? ये पोटेंशियल के लिए है। अब शुरू में जब करंट जीरो तो पोटेंशियल मैक्सिमम, करंट बढ़ते हुए मैक्सिमम हो रहा है लेकिन पोटेंशियल कम होते हुए जीरो हो रहा है। क्या ख्याल है? क्या ये दोनों इन फेज हैं या आउट ऑफ फेज? नहीं, ये इन फेज नहीं है, ये आउट ऑफ फेज है। एक जीरो तो दूसरा मैक्सिमम, एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, तो ये इन फेज नहीं हुए, ये आउट ऑफ फेज हुए। तो ये पहला रिजल्ट जो हमने कंक्लूड किया कि इन इंडक्टर I एंड V आर आउट ऑफ फेज, ये तय हो गया। अब कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है? टाइम। अब कौन लीड कर रहा है और कौन लैग कर रहा है, तो उसको देखें। करंट जीरो पर है लेकिन वोल्टेज मैक्सिमम है, तो फिर हम कह सकते हैं कि वोल्टेज लीड कर रहा है और करंट लैग कर रहा है। कितने एंगल पर? 90 के एंगल पर। यही रिजल्ट जो हमने लिखना था उसी को हम अंडरलाइन करके लिखेंगे कि 10 इसी डिस्कशन की वजह से इन इंडक्टर I and V are out of phase। कौन लीड कर रहा है? वोल्टेज V लीड्स I by phase angle of π/2। ये रिजल्ट हो गया। इसी को अब वेक्टोरियली रिप्रेजेंट करेंगे। करंट जीरो से शुरू हो रहा है, इसी करंट को हम अलोंग द एक्स एक्सिस ड्रा कर देंगे। इसका वेक्टर ये करंट आ गया। अब वोल्टेज लीड कर रहा है 90 के एंगल पर, तो वोल्टेज का वेक्टर हम ऊपर 90 के एंगल पर इस तरह, और इसका मैग्नीट्यूड भी ज्यादा शो करना है तो ये हम इंडिकेट कर देंगे। ये आ गया वोल्टेज V। दोनों के दरमियान फेज डिफरेंस कितना शो करेंगे? जाहिर है π/2 शो करेंगे। ये आ गई वेक्टर रिप्रेजेंटेशन I और V के दरमियान, और रिजल्ट भी हो गया। अब उसके बाद पावर डिसिपेशन और रेजिस्टेंस की बात। पहले रेजिस्टेंस की, अपोजिशन की। देखिए हमने पढ़ा था कि तार में चार्ज पार्टिकल, वायर में, रेजिस्टर में जब चार्ज पार्टिकल फ्लो करते हैं तो उसे लैटिस एटम के साथ कोलिजन करनी पड़ती है। कोलिजन की वजह से उसके फ्लो को जो रुकावट मिलती है वो रेजिस्टेंस। फिर हमने लास्ट में पढ़ा था कैपेसिटर में चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं,
इनकी वजह से भी इनके फ्लो को रुकावट मिलती है, उस रुकावट को कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोला था। अब आज तीसरा, अब देखो ये जो ईएमएफ इसमें इंड्यूस होगा, ये ईएमएफ लेंज लॉ की वजह से इस चेंजिंग करंट के फ्लो को अपोज करेगा। लेंज लॉ कहता है कि इंडक्शन या इंड्यूस करंट ऑलवेज अपोज द कॉज प्रोड्यूसिंग इट। तो यहां पर भी ये जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, ये इस करंट के फ्लो को अपोज करेगा। इसी अपोजिशन को ओवरकम करने के लिए बैटरी वर्क करेगी, वर्क करके अपने करंट को फ्लो कराएगी। बैटरी अगर वर्क नहीं करेगी तो इसका करंट फ्लो नहीं कर सकेगा। क्यों नहीं? इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से जो इस करंट के फ्लो को रोक रहा है। तो अब जो करंट के फ्लो को रुकावट मिल रही है वो कोलिजन की वजह से नहीं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन की वजह से भी नहीं, बल्कि वो इंडक्शन की वजह से मिल रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से इस करंट के फ्लो को रुकावट मिल रही है। तो इसलिए इस रुकावट को एक नया नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस या रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर। इसको जाहिर करेंगे XL से। बेसिक इक्वेशन तो वही होगी, VRMS ओवर IRMS, यूनिट वही ओम होंगे और इक्वल हो जाएंगे वोल्ट ओवर एंपियर के। और एक बार फिर जे की करंट के फ्लो को रुकावट है, लेकिन ये रुकावट किसकी वजह से है? ये वजह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। इसकी ये बेसिक इक्वेशन और डिराइव इक्वेशन बनती है XL इज इक्वल टू ओमेगा L या XL इज इक्वल टू 2 पाई FL। इसमें ओमेगा या F फ्रीक्वेंसी है AC सोर्स की और कैपिटल L इंडक्टर की इंडक्टेंस है, कांस्टेंट ये है। तो इस तरह ये तीसरी अपोजिशन आ गई, पहली कोलिजन की वजह से, दूसरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन की वजह से और तीसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से करंट के फ्लो को रुकावट, जिसको XL से जाहिर किया। बेसिक इक्वेशन वही VRMS ओवर IRMS, यूनिट वही ओम और डिराइव इक्वेशन ओमेगा L या 2 पाई FL। अब लास्ट में पावर डिसिपेशन। देखो ये बात हम पहले कर चुके हैं कि अगर ये आइडियल इंडक्टर होगा, आइडियल इंडक्टर का मतलब है इसकी अगर रेजिस्टेंस जीरो होगी तो फिर क्या ख्याल है, क्या ये कोई पावर डिसिपेट करेगा? नहीं, कोई पावर डिसिपेट नहीं करेगा। जितनी एनर्जी इसको देंगे वो स्टोर करेगा और वो ही हमें प्रोवाइड कर देगा। लेकिन शर्त क्या है? आइडियल इंडक्टर होना चाहिए, रेजिस्टेंस जीरो होनी चाहिए। इसी रिजल्ट को पहले लिख लेते हैं और फिर प्रूव करते हैं। क्या लिखेंगे कि फॉर एन आइडियल इंडक्टर, आइडियल इंडक्टर का मतलब रेजिस्टेंस जीरो, नो पावर डिसिपेशन। लीजिए अब इसी बात को बुक वाले ने ग्राफ की मदद से प्रूव भी किया है, वेरीफाई भी किया है। क्या उसने इक्वेशन यूज की है वो इक्वेशन देख लें। पावर के लिए इक्वेशन हम यूज कर रहे हैं P इज इक्वल टू VI और सिंबल जो चैप्टर नंबर 11 में थे वही एक दफा रिवाइज कर ले, उन्हीं की मदद हम लेने लगे हैं। हमने चैप्टर नंबर 11 में पढ़ा था कि जब हीट सिस्टम में एंटर होगी तो उसको पॉजिटिव लेंगे, इजेक्ट होगी तो उसको नेगेटिव लेंगे। जब सिस्टम खुद वर्क करेगा तो वो पॉजिटिव और अगर हम सिस्टम पर वर्क करेंगे तो वो नेगेटिव। यही बात यहां पर हम करने लगे हैं और इस तरह हम करेंगे कि ये जो ग्राफ बनाए हैं एक साइकिल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हुए, वोल्टेज के भी एक साइकिल को 4 पार्ट्स में और करंट के भी एक साइकिल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हुए। पहले वोल्टेज, ये जो ब्लू ग्राफ है
ये यहां से लेकर यहां तक एक साइकिल हो गया, इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब ये एक साइकिल अब इस एक साइकिल को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड करना था। ये पहला क्वार्टर आ गया यहां से लेकर यहां तक, ये दूसरा क्वार्टर आ गया, फिर ये थर्ड क्वार्टर और लास्ट में ये फोर्थ क्वार्टर, ये 4 क्वार्टर बन गए। फिर उसके बाद अब करंट के लिए भी इसी तरह यहां से लेकर यहां तक, ये फर्स्ट क्वार्टर, इसको जरा इरेज कर देते हैं, यहां से लेकर यहां तक ये सेकंड क्वार्टर, फिर ये आ गया हमारे पास थर्ड क्वार्टर और ये आ गया हमारे पास फोर्थ क्वार्टर। अब देखो पहले क्वार्टर में वोल्टेज पॉजिटिव है, करंट भी पॉजिटिव, पहले क्वार्टर में वोल्टेज पॉजिटिव और करंट भी पॉजिटिव। इन फर्स्ट क्वार्टर दोनों पॉजिटिव, प्लस बी और प्लस आई, तो इस तरह P इज इक्वल टू प्लस बी आई आ जाएगा। यानी पहले क्वार्टर में एनर्जी या पावर स्टोर होगी इस इंडक्टर में, ये फर्स्ट क्वार्टर में। फिर सेकंड क्वार्टर को देख लें। सेकंड क्वार्टर करंट तो पॉजिटिव है लेकिन वोल्टेज नेगेटिव आ गया, तो यही आप यहां पर लिखते हुए कि इन सेकंड क्वार्टर P इज इक्वल टू वोल्टेज नेगेटिव और करंट पॉजिटिव, तो ये हमें मिल गया P इज इक्वल टू माइनस वी आई। चूंकि रेजिस्टेंस हमने 0 ली है, तो जितनी पावर पहले क्वार्टर में एंटर होगी दूसरे क्वार्टर में उतनी ही हमें बाहर मिल जाएगी, ऑब्टेन हो जाएगी। एंटरिंग भी वी आई और इजेक्टिंग भी वी आई, दोनोदोनों की वैल्यू सेम। फिर आ जाए थर्ड क्वार्टर की बात। इन थर्ड क्वार्टर इधर आप ग्राफ पर आ जाए। क्यों जी? थर्ड क्वार्टर में ये वोल्टेज ब्लू ग्राफ नेगेटिव, ब्लैक ग्राफ करंट ये भी नेगेटिव, तो करंट भी नेगेटिव और वोल्टेज भी नेगेटिव। तो इस तरह ये बन जाएगा P इज इक्वल टू माइनस वी माइनस आई, तो पावर दोबारा प्लस आ गई, यानी अब एनर्जी दोबारा सिस्टम में इंडक्टर में एंटर होगी, स्टोर होगी। ये थर्ड क्वार्टर की बात। अब लास्ट में फोर्थ क्वार्टर। फोर्थ क्वार्टर में वोल्टेज पॉजिटिव है लेकिन करंट नेगेटिव है, तो इस तरह अब हम लिखेंगे इन फोर्थ क्वार्टर P इज इक्वल टू प्लस बी और माइनस बी आई, तो ये बन जाएगा P इज इक्वल टू माइनस बी आई। क्या हो गया? साफ नजर आ रहा है कि एक क्वार्टर में जितनी एनर्जी स्टोर होती है, एंटर होती है, अगले क्वार्टर में उतनी ही इजेक्ट हो जाती है। फिर थर्ड में जितनी एंटर हुई, फोर्थ में उतनी ही इजेक्ट हो गई। इसका मतलब फिर ये हुआ कि कोई पावर डिसिपेट नहीं होगी, जितनी स्टोर उतनी ही इजेक्ट। ये था हमारा एसी थ्रू इंडक्टर। बाकी फिर इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।